बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल आर्मी चीफ ने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें जो बात की है उसके बाद और जो अहम फैसले किए हैं उसके बाद एक थरथली सी मच गई है इंडिया में। वो थरथली क्या मची है और अब इस वक्त क्या किया जा रहा है, भारत क्या कर रहा है, खास पे मोदी ने कुछ खास चीज़ें की हैं उस बारे में मैं बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जो अहम इस वक्त स्टेप्स ले रहे हैं और कुछ पेशरफ्त कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो कल कहा कि जंगी तैयारियां बढ़ाने और हर तरह की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की। उसके बाद मोदी ने कुछ टेलीफोन कॉल्स की हैं, कुछ मुलाकातें जो है वो अरेंज की हैं, कुछ लोगों को भगाया है, अपने मोहरे जिसे कहते हैं उन्हें भगाया है। और अब कुछ खास कोशिशें की जा रही हैं सब भारत की तरफ से, डिप्लोमेसी की कोशिशें भी की जा रही हैं। वो जो बिपिन रावत ने कहा मुज़ाकरात अगर नहीं तय पाते तो फिर आर्म्स वाली भी हमारे पास जो है कंडीशन मौजूद है। लेकिन अंदर खाते भारत जानता है कि उसके हालात कितने ख़राब है, ख़ास तौर पे कोरोना की वजह से बहुत बुरा हाल है भारत का। और उसके बाद इतनी ऊंचाई पर और इतने ठंडे मौसम में जब इसको अपने फौजियों को तैयार करना और फराहम करनी पड़ेंगी ज़रूरतें उनकी, तो ये भारत के लिए एक काफ़ी बड़ा इसके ऊपर मुआशी तौर पे बोझ होगा। लेकिन उससे भी बढ़ के ये कि कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है इसको फुली सपोर्ट करेगा मॉनेटरी टर्म्स में, वो बातें एक तरफ। लेकिन अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि भारत क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मोदी ने एक्टिव हुआ। इस वक्त आपको पता है कि भारत इजराइल, भारत यूएई और भारत सऊदी अरब, ये ताल्लुकात बहुत ही उरूज पर है और एक ख़ास किस्म की बॉन्डिंग है। रशिया के साथ भी एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। रशिया बॉन्डिंग का भी मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो इसराइल से एक बयान दिलवाया फ़ौरन ही बाद, जैसे ही आर्मी चीफ का बयान आया उसके बाद हम देखते हैं कि इसराइल का बयान आता है और ये बयान ये है कि चीन और इंडिया का हम पुरअमन हल चाहते हैं। उसके बाद फिर क्या किया मोदी ने, कॉल की। कॉल कैसे की? किंग सलमान को। अब किंग सलमान को जो कॉल की है वो किस तनाज़र में की है? बेशक किंग सलमान ने उसके बाद अगला फ़ोन किया चाइना को, लेकिन किंग सलमान को फ़ोन करने का एक पुराना हरबा है जो इंडिया इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमेशा प्रेशराइज कर लेता है, सऊदी अरब कर लेता था। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो गई है। अब पाकिस्तान जो है अपने खारजी उमूर के जो फैसले हैं और जो पॉलिसीज़ है उसकी, वो विदाउट प्रेशर कर रहा है। अब अंडर प्रेशर अपने फैसले नहीं कर रहा। यमन के बाद बता दिया, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो पिछला बयान दिया और उसके बाद जो एक हलचल मची और उसके बाद मामलात को ठंडा भी कर लिया गया। लेकिन साथ ही ये भी वाजे कर दिया गया कि अब हमारी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, अब हम फैसले अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे और अब हमारा मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा है। मोदी ने जब फ़ोन किया शाह सलमान को तो शाह सलमान ने बेहतर समझा कि बजाय पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के अब मैं डायरेक्ट चाइना से बात करूं। और मोदी की फरमाइश पर शाह सलमान ने फिर चाइना राबिता किया और अभी कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर कुछ मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएं। अब इन मुज़ाकरात के हवाले से मॉस्को जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मॉस्को में आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से 65 की वॉर में भी 68 में उस वक्त भी कहा क्या था मॉस्को ने, जब चाइना और इंडिया के दरमियान झड़प हो रही थी तो ये कहा था कि चाइना हमारा भाई, इंडिया हमारा दोस्त। और उस वक्त भी वो न्यूट्रल रहा था। इस वक्त कुछ चाइना के साथ हल्के फुल्के मामलात कशीदा ज़रूर है, कुछ लेन देन के मामलात हैं जिनमें रशिया उसके साथ रुक गया है, जिसमें कुछ मिसाइल सिस्टम भी उनके हवाले करना था जो कि इस वक्त रशिया नहीं कर रहा और भारत को धड़ाधड़ असलहा फराहम कर रहा है। लेकिन मॉस्को में एक कोशिशें हो रही हैं, खुफिया बैकडोर कोशिशें हो रही हैं कि इन दोनों को मिलवाया जाए। इससे पहले जब मॉस्को में मुलाकात हुई थी वज़ीर दिफा की, दोनों वज़रा की, चीन से और भारत से, उसमें भी कुछ ना हो सका बल्कि मामलात और ख़राब हो गए। लद्दाख के वाक़यात के बाद, लद्दाख में ये जो इस वक्त हालात कशीदा हुए हैं उसके बाद ये पहला मौका था, लेकिन उसके बाद मामलात मज़ीद बिगड़ गए। बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है, दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर कशीदगी बढ़ी होती है। अब दोबारा मॉस्को में जो शंघाई तावन तंजीम है उसके तहत ये जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं, इन दोनों की मुलाकात कराई जाएगी। ये मुलाकात मैं आपको बताऊँ कि रूस और ईरान के तावन से कराई जा रही है और ईरान का भी इसमें बड़ा ख़ास रोल है। गो ईरान जो है इस वक्त चाइना के साथ बड़ा स्ट्रांगली खड़ा है क्योंकि उसके अपने स्टेक्स हैं और उसको बहुत सारा फ़ायदा जो है चाइना से मिलना है और चाइना ने अपनी बहुत सी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर शुरू कर दी है और जो मुआहदे उनके दरमियान हो गए और जिस तरह से इंडिया जो है वो अब निकल गया है बीच में से, क्योंकि इंडिया ने जब से अमेरिका की साइड ले ली थी उसने ईरान को बड़ा इग्नोर किया था। लेकिन अब इनके वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, ये दोनों मॉस्को जाते आते यहाँ पर रुकते हैं। तो इस रुकने की क्या वजह है? कुछ मामलात जो है सेटल करवाने की कोशिश की जा रही है और इसी का नतीजा है कि ईरान और रशिया जो है ये मिलकर इनकी एक मुलाकात कराएंगे, बल्कि कुछ मुलाकातें कराएंगे, जिसके बाद मामलात को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। गो बिपिन रावत बड़े बड़े बयान दे देते हैं लेकिन अंदर खाते वो जानते हैं
कि इस वक्त भारत की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इतने महंगे जंग को वो अफोर्ड कर सके, इतनी महंगी जंग वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मामलात जो है वो बड़े मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं, वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बयानात बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे बयानात जो भारत से भी आ रहे हैं। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुदा है, जिन्होंने कहा कि मामलात बहुत कशीदा है, किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। यानी कि चीन और भारत के दरमियान जो झड़प है वो अब किसी भी लम्हे बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। और आर्मी चीफ का बाजवा साहब का ये बयान जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे पहले इस तरह का बयान नहीं दिया गया था। हमेशा ये कहा जाता रहा कि हम अपनी सालमियत की, हम अपने मुल्क की एक एक इंच की, एक एक चप्पे की हिफाजत करेंगे, लेकिन अब बाकायदा ये कहा जाना कि जंग की तैयारी मुकम्मल रखें। तो ये अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुदा ने ये कहा कि भारतीय दिफाई तज्जियाकार राहुल बेदी, उन्होंने कहा कि जून की खूनी झड़प के बाद भारत ने सरहदी जंग के असूल तब्दील कर दिए हैं। अब आपको मालूम है सरहदी असूल जो तब्दील कर दिए, मैंने बहुत पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि अब इनको कह दिया गया है कि असलहे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका ऐलान नहीं किया गया था, असलहे का इस्तेमाल अब हुआ। गुज़िश्ता जो मैंने वीडियो की उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से दोनों तरफ से तो इल्ज़ाम लगाए गए कि असलहा वहाँ से इस्तेमाल हुआ, इंडिया से, चाइना ने कहा, और इंडिया ने कहा कि असलहा चाइना से इस्तेमाल हुआ। लेकिन असल खबर क्या है वो भी सामने आ गई है। और इस तनाज़ुर में अब बहुत ही ख़ास चीज़ें होने जा रही है कि अब चूँकि वो 45 साला मुआहदा टूट गया है और अब चाइना कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इस चीज़ का हक रखता है। क्योंकि फायरिंग जो है, अभी जो वाक़यात सामने आए हैं उसके मुताबिक फायरिंग जो है इंडिया की तरफ से हुई थी। अब ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ था कि ये इंडियन जो फोर्सेस हैं इन्होंने जब क्रॉस करने की कोशिश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको कि चीन कहता है कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उसके बाद वहाँ पर जो चीन के बड़े तरबियत याफ्ता मार्शल आर्ट्स ट्रेंड जो फौजी है, उन्होंने डंडे जिनके आगे सुलाखें लगी हुई थी और बड़े इस तरह के जो चीज़ें जिनमें बस एक्सप्लोजिव वेपन्स नहीं है, लेकिन डंडे और इन चीज़ों के साथ उन्होंने भरपूर इनके ऊपर अटैक किया। और जब इनसे कुछ ना बन पाई तो इन्होंने फायर खोल दिए और इस तरह से फायर ना करने, वेपन्स ना यूज़ करने की जो असूल है उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। अब इसके बाद चाइना ने अपनी हैवी आर्टिलरी जो है सब बॉर्डर के ऊपर पहुंचानी शुरू कर दी है और बहुत ही जदीद असलहा जो है यहाँ पर पहुंचना तो शुरू हो गया है। लेकिन मामलात कुछ इस तरह से है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो ये है कि चीनी माहिर दिफाई तज्जियाकार जो है उन्होंने वॉन सोनी है, शोनी या सोनी जो भी इनका नाम है, इन्होंने कहा है कि अगर किसी जंग का आगाज़ हो गया तो पाकिस्तान कश्मीर को घेर लेगा और ये जंग 3 महाजों पर खुल जाएगी। यही वजह है कि बिपिन रावत ने एक तरह से अपनी तरफ से चुनौती देने की कोशिश की थी पाकिस्तान को कि अगर हमारा चीन के साथ महाज खुलता है तो पाकिस्तान जो है वो बीच में आने की कोशिश ना करे। और उसके बाद अब ये जो बयान बाजवा साहब ने दिया तो अब इससे और भी बात वाज़ेह हो गई है कि अगर कोई महाज खुलेगा तो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को घेर लेगा और कश्मीर की तरफ से आगे आएगा। तो ये अब बात बहुत ही वाज़ेह है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है और इस चीज़ को अब बहुत अच्छे से भारत जानता है। अब मोदी का मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको ये भी बताया कि मॉस्को के अंदर इस वक्त जो बड़ा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की जा रही है कि मामलात किसी तरह से रोके जाएं। लेकिन अब मैंने आपको बहुत ही ख़ास खबर देनी है, वो ये है कि आर्मी चीफ जिनके बयान के 2 हिस्से हैं और उन 2 हिस्सों के हवाले से बहुत सी तैयारियां कर ली हैं और मैं आपको बैकड्रॉप में बताती हूँ कि क्या हो रहा है, असल में क्या है, क्यों आर्मी चीफ ने ये 2 बयान दिए। एक उन्होंने कहा कि जंगी तैयारी बढ़ाने और हर तरह की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की, और दूसरी बात उन्होंने की कि हाइब्रिड वॉर के हवाले से तैयारी का भी कहा और इस हवाले से कुछ उन्होंने साइंस भी दिए हैं, सिग्नल्स भी दिए हैं। अब जो जंगी तैयारी की बात है तो LOC पर कुछ अरसे से हम देख रहे हैं इश्तियाल अंगेज़ी जो है मुसलसल बढ़े जा रही है। हमारे जवान जो हैं शहीद भी हुए हैं और 8 माह के अंदर 11वां क्वाडकॉप्टर इनका हमने मार गिराया, जो कि जासूसी करने के लिए वो बार बार यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि देखें कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या अरेंजमेंट की हुई है पाकिस्तान आर्मी ने। फिर उसके बाद ये है कि असलहा जो है वो जदीद वहाँ पर वो भी पहुँचा रहे हैं, भारत तो पहुँचा रहा है और इंतहाई ख़तरनाक जो हथियार हैं वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ से आ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या जिसको कि रिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि तिब्बत का एक फ़ौजी जो कि भारत की तरफ से लड़ रहा था उसे भी मारा है। एक तैयारा भी भारत का MiG-21 जो है वो मार गिराया है, जो कि अटैक चाइना की तरफ से हुआ लेकिन वहाँ पर गिरा है उनकी साइड पर, इसलिए अभी उसको दिखाया नहीं जा सका। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक तैयारा भी मारा है, एक फ़ौजी भी मारा गया है जो कि तिब्बत का फ़ौजी है जो भारत की तरफ से लड़ा था और चाइना के फ़ौजियों ने मारा है। उसके अलावा वो जो 5 लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से उठाए गए, उनके हवाले से भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है भारत के, लेकिन चाइना जो है वो इस हवाले से भी खामोश है। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन
सियालकोट नारोवाल बॉर्डर जो है वो बहुत हसास हो गया है। हमारे रडार सिस्टम बहुत एक्टिव है। चाइना के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग इस वक्त हमारी हो रही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तेज़ है, ऑन है। सर्वेलेंस बहुत ऑन है इस वक्त, और मामलात जो है काफ़ी गर्म है इस वक्त, ये मैं आपको बता रही हूँ। और पाक फ़ौज जो है वो हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है और बिल्कुल अलर्ट है, और एक हरकत होनी है वहाँ से और यहाँ से पाक फ़ौज जो है उसने आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कराना है। अब ये बातें जो है इसके बाद अब दूसरी बात की तरफ मैं आ जाऊंगी, जो हाइब्रिड वॉर की उन्होंने बात की है। ये आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जल्दी से मैं बताऊंगी क्योंकि वक्त वीडियो का काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हाइब्रिड वॉर में यह है कि अंदरूनी तौर पर इंतशार पाकिस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग की जा रही है। बलूचिस्तान के हवाले से आप देख रहे हैं बहुत से प्रोपेगेंडाज ऑन है। फौज, अदलिया, इंतजामिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मजहबी मुनाफरत के हवाले से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हैशटैग्स पीछे चलते रहे। एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की साइड से भी कोशिश की जा रही है अनरेस्ट, वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ इंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे अभी जो नायब सदर है उनके ऊपर जो अफगानिस्तान के अंदर अटैक हुआ उसमें नाम लिया तालिबान का, लेकिन तालिबान ने फ़ौरन उसको नेगेट किया और कहा कि हम नहीं है। और ये जो एक पीस प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें कि किसी तरह इस खित्ते में बदअमनी जो है वो पैदा हो और जिससे पाकिस्तान को जो है नुकसान हो। और पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और ये किसी भी वक्त इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उसको रखेगा पाकिस्तान ज़रूर। लेकिन एक अच्छी खबर जाते जाते मैं आपको दूं कि शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त मॉस्को में मौजूद है, बहुत से अहम इस वक्त मुआहदे हो रहे हैं। और प्यूटन जिनको 2 दफ़ा पाकिस्तान आने से इंडिया रोक चुका है, अब प्यूटन जो है वो पाकिस्तान भी आएंगे। अहम मुआहदे ख़ासतौर पे एनर्जी के हवाले से जो अहम मुआहदा है वो हुआ है और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक गैस का ये मंसूबा है जो कि लाहौर से कराची के दरमियान होगा और इससे बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे और दीगर चीज़ें जो है वो अंडर प्रोसेस है। आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत इस वक्त बहुत परेशान है और फ़ोन पे फ़ोन खड़का रहा है, कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।